दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है हमें ईरान, जहाँ के एक शेर हाथी में कुछ मजदूर मजदूरी कर रहे थे, यानी कि खुदाई। और उन्हीं में शामिल था एक प्रीस्ट जो कि उन्हीं के साथ मिलकर खुदाई कर रहा था। और उसको खुदाई के बीच में एक ताबीज़ मिलता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। और उसके बाद वो उस ताबीज़ को अपनी जेब में डालकर आगे चला जाता है और वो सामने देखता है एक बुत को जिसके पीछे दो कुत्ते लड़ रहे थे। उसके बाद हमें सीधा ले जाया जाता है जॉर्जटाउन में, जहाँ पर हमें दिखाई जाती है क्रिस नाम की औरत। दरअसल वो काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस होती है और वह भी द स्टूडेंट नाम की फिल्म में काम कर रही होती है। और इसके अलावा क्रिस की एक छोटी बेटी भी होती है जिसका नाम रेगिन है। उसके बाद क्रिस को अपनी बेटी रेगिन के कमरे से एक ओजा बोर्ड नाम का गेम मिलता है जिसमें वो अपनी बेटी रेगिन से पूछती है इस बारे में। तो रेगिन बताती है कि ये गेम मुझे मेरी एक दोस्त ने दिया था और इस गेम को मैं हमेशा फारिग टाइम में खेलती हूँ। लेकिन उसकी मॉम कहती है कि इस गेम को कभी भी अकेले नहीं खेला जाता। और उसके बाद क्रिस रेगिन को कहती है कि ये गेम मुझे खेलना सिखाओ, आज मैं तुम्हारे साथ ये गेम खेलूंगी। और जब क्रिस वो गेम खेलने के लिए जाती है तो वो गेम ऑटोमेटिक अपनी जगह मूव कर लेता है और क्रिस इस बात को मजाक में ले लेती है। और उसके बाद जब रात को सब सो रहे होते हैं तो क्रिस के पास एक कॉल आती है जिसको क्रिस अटेंड करती है, तो सामने से कोई रिप्लाई नहीं देता, जिसमें क्रिस उस फोन को मजाक में समझ कर रख देती है। और वो अपने बराबर में देखती है तो वो देखती है रेगिन को और वो उसको उठा के अपने कमरे में जाने को कहती है। लेकिन रेगिन कहती है कि मेरे कमरे का बेड काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। और ये बात क्रिस को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है और वो इसीलिए सुबह उठकर रेगिन को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। जिसके बाद डॉक्टर रेगिन को चेक करता है और फिर वो चेक कर कर क्रिस को बताता है कि आपकी बेटी को एक नर्व नाम की प्रॉब्लम है जिसमें इंसान को हद से ज़्यादा गुस्सा आता है और इसकी वजह से इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। और ये बात सुनकर क्रिस काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और वो डॉक्टर को कहती है कि मेरी बेटी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसमें डॉक्टर उसे कहता है कि उसके फादर उसके साथ नहीं है, एक वजह ये भी हो सकती है। और उसके बाद हमें दिखाए जाते हैं फादर कैरिस, जिनकी मदर एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं। और फादर कैरिस अपनी मदर को इस हॉस्पिटल से निकालकर एक अच्छे हॉस्पिटल में डालना चाहते थे, पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे और इसी के चलते कुछ दिनों के बाद उनकी मॉम की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से फादर कैरिस काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं। और उसके अगले दिन क्रिस अपनी बेटी रेगिन को कमरे में सुलाकर कमरे से बाहर आती है तो उसको अचानक से रेगिन की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसमें क्रिस फौरन भागती हुई रेगिन के कमरे में जाती है। लेकिन वहां जाकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो देखती है कि रेगिन का बेड खुद ब खुद ही हिल रहा है। और ये सब देखने के बाद क्रिस काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो फ़ौरन से रेगिन को लेकर दोबारा से डॉक्टर के पास जाती है। लेकिन वहाँ पर रेगिन की सारी रिपोर्टें नॉर्मल आती हैं। लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल आने के बावजूद रेगिन की तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। और इसी के चलते एक दिन रेगिन अपने घर में उल्टे जिस्म सीढ़ियाँ नीचे उतर रही थी, जिसमें उसके मुंह से खून भी आ रहा था। और ये सब देखकर क्रिस काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और जबकि क्रिस एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, इसलिए वो अपनी बेटी रेगिन को महंगे से महंगे डॉक्टर को दिखा रही थी। और इसीलिए कुछ डॉक्टर मिलकर क्रिस को मशवरा देते हैं कि आप अपनी बेटी को किसी प्रीस्ट के पास ले जाकर उसका एक्सोर्सिज्म करवाएं। बाद क्रिस को रेगिन के कमरे से चीखने की आवाज़ें आती हैं, जिसमें क्रिस फौरन से भागती हुई रेगिन के कमरे में जाती है। और जब वो वहां पर पहुंचती है तो वो देखती है रेगिन को, जो कि अपने आप को एक चाकू की मदद से जख्मी कर रही थी। और उसको रोकने के लिए क्रिस आगे बढ़ती है, लेकिन रेगिन उस पर भी अटैक कर देती है। और इसी वजह से क्रिस के सर्वेंट क्रिस को बचाने के लिए ऊपर आते हैं और वो जैसे ही कमरे में पहुंचने वाले होते हैं कि दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। और उसके बाद क्रिस की तरफ एक अलमारी आती है और वो अलमारी क्रिस को लगने ही वाली थी कि क्रिस फौरन से वहां से हट जाती है और वो अलमारी सीधे जाके दीवार में लगती है, जिससे क्रिस बच जाती है। और वो फौरन दरवाज़ा खोलकर वहां से जाने ही वाली होती है कि वो देखती है रेगिन को, जो कि अपनी पूरी गर्दन घुमाकर क्रिस से कहती है कि ये लड़की पूरी कैरेक्टरलेस है। और अब इस हादसे के बाद क्रिस को पूरा यकीन हो गया था कि उसकी बेटी किसी शैतान के साए में है। और इसीलिए खुद क्रिस फादर कैरिस के पास जाती है अपनी बेटी रेगिन का एक्सोर्सिज्म करवाने के लिए। लेकिन फादर कैरिस उसे साफ मना कर देते हैं, जिसपे क्रिस उन्हें काफ़ी ज़्यादा कन्विंस करती है और बिल आखिर फादर कैरिस मान जाते हैं। और उसके बाद फादर कैरिस रेगिन को चेक करने के लिए रेगिन के कमरे में जाते हैं। लेकिन वहाँ जाकर वो देखते हैं रेगिन की हालत जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और रेगिन फादर कैरिस को काफ़ी भला बुला कहती है। लेकिन एक्सोर्सिज्म करने के लिए फादर कैरिस को चर्च की इजाज़त की ज़रूरत थी और इसीलिए वो रेगिन की कुछ वॉइस रिकॉर्ड करते हैं। और उसके बाद फादर कैरिस ये रिकॉर्डिंग ले जाकर चर्च में दिखाते हैं, जिसके बाद चर्च वाले उन्हें एक्सोर्सिज्म के लिए परमिशन दे देते हैं। लेकिन चर्च के फादर कैरिंग के साथ एक और प्रीस्ट को भेजते हैं, जिन्होंने इससे पहले भी एक एक्सोर्सिज्म करवाया था। और वो फादर थे फादर मैरिन, जो कि हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाए गए थे।
और उसके बाद फादर कैरिन और फादर मैरिन सीधा क्रिस के घर जाते हैं और वहां जाकर उन्हें रेगन के कमरे से काफी अजीब व गरीब आवाजें आती हैं। और उसके बाद फादर कैरिन फादर मैरिन के साथ मिलकर एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं और इस एग्जॉर्सिज्म के बीच में रेगन उन दोनों प्रीस्ट को काफी बुरा भला कहती है, लेकिन फादर कैरिन और फादर मैरिन उसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए अपना एग्जॉर्सिज्म कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन कुछ मिनट के बाद ही रेगन का बेड हिलने लगता है और देखते ही देखते हवा में उड़ने लगता है, जिससे फादर मैरिन और फादर कैरिन फिर भी अपनी एग्जॉर्सिज्म कंटिन्यू रखते हैं, जिसके बाद वो बेड खुद ब खुद ही नीचे आ जाता है। लेकिन इसी बीच वो डीमन अपनी ताकत से कमरे की चीजें उधर उधर फेंकता है, जिस बीच रेगन के हाथ की पट्टियां खुल जाती है और वो पूरी हवा में उड़ने लगती है, जिसमें फादर मैरिन उसके ऊपर कुछ पढ़कर उसको नॉर्मल करते हैं। जिसके बाद वो डीमन फादर कैरिन को उनकी मॉम की आवाज़ में बात कर कर उनको इमोशनल करने की कोशिश करता है और होता भी ऐसा ही है, वो इमोशनल हो जाते हैं, जिसमें फादर मैरिन फादर कैरिन को कमरे से बाहर जाने को कहते हैं और कहते हैं कि ये एग्जॉर्सिज्म मैं अकेले ही पूरा कर लूँगा, जिसमें फादर कैरिन भी उस कमरे से चले जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद फादर कैरिन कमरे में चेक करने जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं वो फादर मैरिन को, जिनको उस डीमन ने कब का मार दिया था। और ये देखकर फादर कैरिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उस डीमन को कहते हैं कि तुम रेगन की बॉडी छोड़कर मेरी बॉडी में आ जाओ। और होता भी ऐसा ही है, वो डीमन रेगन की बॉडी को छोड़कर फादर कैरिन की बॉडी में आ जाता है और फादर कैरिन रेगन को बचाने के लिए अपना सेक्रीफाई करते हैं और सीधा एक खिड़की से जाकर जंप लगा लेते हैं और उसी वक्त उनकी डेथ हो जाती है। और चंद हफ्ते बाद हम देखते हैं रेगन को, जो कि बिल्कुल ठीक हो गई थी और अब वो अपनी मॉम के साथ इस टाउन को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही थी। और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है।